नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INA चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया के पास धमाका होने से एयरफोर्स के 2 जवानों को हल्की चोटें आई हैं। यहां 5 मिनट के दरमियान 2 ब्लास्ट हुए। पहला ब्लास्ट एयरफोर्स स्टेशन की बिल्डिंग की छत पर और दूसरा नीचे हुआ। धमाका करने के लिए 2 ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। हमलावरों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन शक है कि धमाके वाले इलाके में खड़े एयरक्राफ्ट उनके निशाने पर थे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस वाक़े को दहशतगर्द हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस और इंडियन एयरफोर्स के साथ दीगर एजेंसियां भी मामले की जांच कर रही हैं। ऐसा पहली बार है जब किसी दहशतगर्द हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मौके से अब तक इस धमाको अशिया के टुकड़े मिले हैं। ड्रोन के जो हिस्से हैं वो नहीं मिले हैं। माना जा रहा है कि ड्रोन से धमाको अशिया को गिराया गया होगा, उन्हें आईईडी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। इस वाक़े के बाद आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बीसीएएस, एनएसजी, आईएएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ के अफसरों, डायरेक्टर एयरपोर्ट, डीआईजी सेंट्रल कमिश्नर रेंज और एसएसपी बड़गाम के साथ एयरफोर्स की सिक्योरिटी का जायजा लिया। दिलबाग सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू एयरफील्ड पर हुए दोनों धमाकों में पेलोड के साथ ड्रोन के इस्तेमाल से धमाको अशिया गिराने का अंदेशा है। जम्मू पुलिस ने 5 से 6 किलोग्राम आईईडी भी बरामद किया है। ये आईईडी लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव की जानिब से हासिल किया गया था और इसे किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर लगाया जाना था। उन्होंने कहा कि इस रिकवरी से एक बड़ा दहशतगर्द हमला टल गया है। पूछताछ के दौरान एक मुश्तबा को हिरासत में लिया गया। इस नाकाम आईईडी धमाके के मामले में और भी मुश्तबा अफराद के पकड़े जाने का इम्कान है। पुलिस दीगर एजेंसियों के साथ पूरे मामले की जांच में जुटी है। अंदर जारी है। इसके साथ साथ जो फोर्सेज के जवान और पैरामिलिट्री के जवानों को देखा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत के दामों में बंगाल इलेक्शन के बाद जो आग भड़की थी, उसके शोले अभी भी आवाम को मुसलसिल झुलसा रहे हैं और पेट्रोल और डीजल के दामों में हर दूसरे तीसरे दिन इजाफा किया जा रहा है। इतवार के रोज कीमतों में लगातार दूसरे दिन इजाफा किया गया। मुल्क के 4 बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे और डीजल की कीमत में 26 पैसे तक का इजाफा किया, जबकि हैदराबाद में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि डीजल पर 26 पैसे का इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 32 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमत 96 रुपये 8 पैसे हो गई है। रोज बरोज पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे पर आम आदमी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस इजाफे ने उनकी कमर तोड़कर रख दी है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे का रास्त असर ट्रांसपोर्ट चार्जेस और ज़रूरी अशिया पर पड़ रहा है, जिसके सबब महंगाई बढ़ती जा रही है। अवाम का कहना है कि बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद मुल्क में पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। इन कीमतों में इजाफे ने उनके घरेलू बजट पर बुरा असर डाला है। 4 मई से अब तक 55 दिनों के दौरान 31 मरतबा ये इजाफा हुआ। मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फी लीटर से तजावुज कर गई है। तेलंगाना में चंद साल कबल एक ट्रेंड चल पड़ा था, जिसके चलते सियासी कायदीन और फिल्म स्टार्स के दरमियान गांव की जिम्मेदारी कबूल करने के मामले में मानो मुसाबकत देखी जा रही थी। मीडिया की जानिब से भी विलेज अडॉप्ट पॉलिसी की बड़े पैमाने पर तशहीर की गई थी और इसके बाद ऐसा लगता था कि फिल्म स्टार्स और सियासी कायदीन उन मौजूआत को भूल गए हैं, लेकिन उन गांव में रहने वालों को इन कायदीन और फिल्मी सितारों की जानिब से किए गए वादे अब भी याद हैं। उनमें से बाज़ को वादों के वफा होने का इंतजार है, जबकि बाज़ ने वादों पर अमलावरी का इंतजार भी करना छोड़ दिया। गांव की जिम्मेदारी कबूल करते वक्त जिस तरह का वादा और ऐलानात किए गए थे, उसे पूरा करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। हाल ही में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने एक मौजू का दौरा किया, जिसकी तरक्की की जिम्मेदारी उन्होंने कबूल की है, जबकि ऐसे और भी बाज़ मौजूआत हैं जिसे सीएम ने अडॉप्ट किया था। उन गाँव में शामिल ज़िले करीमनगर
का मलकानूर भी शामिल है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस मौजू की तरक्की की जिम्मेदारी कबूल करते हुए केसीआर ने क्या बयान दिया था। 24 अगस्त साल 2015 को चीफ मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में कहा था कि मैं इस गांव की जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूं। पुराने मकानात की जगह यहां डबल बेडरूम मकानात तामीर करवाए जाएंगे। जितने लोग मुस्तहिक हैं उन तमाम को डबल बेडरूम मकानात बनाकर दिए जाएंगे। इंजीनियर्स आकर यहां का मायना करेंगे। यहां शहर की तर्ज पर मकानात तामीर करवाए जाएंगे। हर तबके के लिए कम्युनिटी हॉल तामीर करवाया जाएगा। सबकी ज़रूरियात की तकमील के लिए एक बड़ा फंक्शन हॉल बनाया जाएगा। रोड डिवाइडर्स लगाए जाएंगे और सेंट्रल लाइटिंग सिस्टम भी यहां रहेगा। इस गांव की आबादी इस गांव में जुमला 570 खानदान रहते हैं। मजमूई आबादी 2800 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 2000 वोटर्स हैं। इनमें 600 अफराद कास्ट करते हैं यानी किसान हैं। चीफ मिनिस्टर ने जब इस मौजू की जिम्मेदारी कबूल की थी तो उस वक्त उन्होंने और भी कई वादे किए थे। उनके वादे को 6 साल हो गए, लेकिन गांव की हालत में कोई खास तब्दीली नहीं आई। ताहाल इस गांव में 243 में 500 डबल बेडरूम में से 500 डबल बेडरूम में से 243 मकानात की तामीर मुकम्मिल हुई, जबकि कुछ सीसी रोड्स तामीर करवाई गई हैं। इसके अलावा दूसरा कोई काम भी नहीं हुआ। फंक्शन हॉल और कम्युनिटी हॉल्स की तामीर का वादा पूरा नहीं हुआ। कई वार्ड्स में सीसी रोड्स का काम नहीं हुआ। सेंट्रल लाइटिंग सिस्टम के लिए गांव वाले इंतजार कर रहे हैं। यहां का यह हाल है कि अभी तक ग्राम पंचायत की इमारत भी पुरानी ही है। ओहदेदारों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से फंड्स की अदम दस्तियाबी के सबब वो तरक्याती काम करवाने से कासिर है। हालांकि चीफ मिनिस्टर के ऐलान के बाद यह समझा जा रहा था कि जल्द से जल्द ये काम हो जाएगा, लेकिन इतने साल गुजरने के बावजूद ये निशाना मुकम्मिल नहीं हुआ। सिर्फ 243 मकानात ही तामीर करवाए गए। गांव वालों का मुतालिबा है कि चीफ मिनिस्टर ने मौजू के तमाम खानदानों को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी के वादे को पूरा करें, क्योंकि अब भी मौजू के आधे से ज़्यादा लोग डबल बेडरूम मकानात से महरूम हैं। ओहदेदार सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट का बहाना बनाते हुए टाल मटोल से काम कर रहे हैं। तमाम वार्ड्स में सीसी रोड्स और ड्रेनेज सिस्टम का इंतजाम नहीं हुआ। हम आपको बता दें कि हाल ही में चीफ मिनिस्टर ने रियासत में वाला सामरी मौजू का दौरा किया था, जिसकी तरक्की की जिम्मेदारी उन्होंने कबूल की है। और उनके इस मौजू के दौरे के बाद मलकानूर के लोगों ने चीफ मिनिस्टर से अपना वादा पूरा करने का मुतालबा किया है। पिछले कई महीनों से जारी चीन से तनाव के बीच वजीर दिफा राजनाथ सिंह इतवार के रोज लद्दाख के 3 दिन के दौरे पर हैं। सबसे पहले वो लेह पहुंचे। यहां उन्होंने साबिक फौजियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी फौज के जवानों साबिक फौजियों के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दिल में कितना एहतराम है, ये बताने की जरूरत नहीं है। 30 से 40 सालों से 1 रैंक 1 पेंशन का मसला चल रहा था। नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम बनते ही 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा किया। और मुझे इस पर जो लिखा हुआ मिला था कि चाहें तो आप इनके नाम का उल्लेख कर सकते हैं। अरे बहनों भाइयों, ऐसे अशोक चक्र विजेताओं का, हमको वेटरन का नाम लेने में सचमुच मुझे सुखद अनुभूति होती है। तो अशोक चक्र विजेता और महावीर चक्र विजेता मंच पर मौजूद हूं, उनको मैं संबोधित न करूं तो मैं अपराध बोध से ग्रसित रहूंगा। एक गिल्टी कॉन्सेप्ट करेंगे। और वैसे भी कोई आपकी समस्या हो तो हेल्पलाइन की सुविधा आपको प्राप्त है, उससे भी आप कोई संदेश दे सकते हैं। और भी कोई बात हो तो आप कह सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि देश के प्रति जो आपका समर्पण है, देश के प्रति जो आपका डेडिकेशन है, उसका मैं हृदय से सम्मान करता हूं। हृदय से मैं सम्मान करता हूं। मुझे अभी बताया गया कि स्टेज पर नायब सूबेदार शेरिंग मुतुक जी अशोक चक्र विजेता मौजूद हैं। पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। पुनः एक बार अपनी तरफ से और अपनी सरकार की तरफ से भी आप सब लोगों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कि सेवा जब समाप्त हो जाती है, जब रिटायरमेंट हो जाता है, उसके बाद रीसेटलमेंट की भी समस्याएं रहती हैं।
लेकिन उस रीच सेटलमेंट की जो समस्याएं रहती हैं, तो कुछ समस्याओं का समाधान तो हुआ होगा, लेकिन यह भी हो सकता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद इतवार के रोज उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में वाक़े अपने आबाई गांव परांख पहुंचे। यहां आने के बाद वो जज्बाती नजर आए। हेलीपैड से उतरने के बाद उन्होंने अपनी जन्मभूमि पर झुककर सलाम किया और मिट्टी को चूमा और उसे माथे से लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि गांव का मेरे जैसा एक मामूली लड़का मुल्क के सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएगा, लेकिन यह किस्मत और हमारे जमहूरी निज़ाम ने कर दिखाया है। यहां एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी रहूं, मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के लोगों की यादें हमेशा मेरे दिल में रहती हैं। दिया है जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं, इसलिए कहना उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 2.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, कि उसमें से हर महीने 2.25 लाख निकल जाता है, बचा कितना? और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। मैं इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, अपना आपका होगा। कहीं न कहीं धैर्य दे करके, कहीं न कहीं आवेश में, ये मैं राजनीति की बात नहीं करता हूँ, संवैधानिक पद पर हूँ, लेकिन मेरा किसी राजनीतिक दल से संवैधानिक पद पाने के बाद लगाव नहीं। मेरे लिए हर, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, हर राजनीतिक दल के, और मुझे कभी कभी संतोष होता है कि शायद मेरे से जो दूसरे दलों के लोग हैं वो ज़्यादा आत्मीयता और प्यार करते हैं। मैं इस बात का केवल उल्लेख इसलिए किया कि राजनीतिक दल आते हैं, विकास की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने उसमें उनका स्वार्थ भी होता है, देश क्षेत्र का भी स्वार्थ है, आपका भी स्वार्थ है, देश का भी स्वार्थ है, लेकिन कम से कम आप तो उस स्वार्थ से ऊपर उठे, आप ऊपर 100 करोड़ की वसूली के इल्जाम झेल रहे महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में बताया कि देशमुख को बार गर्ल से 4 करोड़ रुपए मिले थे, माफ कीजिएगा, बार मालिकों से 4 करोड़ रुपए मिले थे। उन्होंने ये रकम फर्जी कंपनियों के जरिए डोनेशन के तौर पर अपने ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दी थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने देशमुख के पीएस संजीव पलांडे और पीएस कुंदन शिंदे की कोर्ट में पेशी के दौरान यह दावा किया। ईडी ने दोनों को जुमे के रोज देर रात गिरफ्तार किया था। दोनों 1 जुलाई तक ईडी के रिमांड पर हैं। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में देशमुख की मदद की थी। जांच एजेंसी ने हफ्ते के रोज देशमुख से भी पूछताछ के लिए उसे बुलाया था, लेकिन देशमुख ने पेश होने के लिए नई तारीख मांगी थी। जांच एजेंसी ने जुमे की सुबह 7 बजे अनिल देशमुख के नागपुर में वाक़े घर पर छापेमारी शुरू की थी। यह करीब 10 घंटे तक चली। पता चला कि देशमुख के अपराधी खानदान से भी नागपुर में वाक़े उनके मकान पर पूछताछ की गई। शाम को ईडी के ओहदेदार कुछ दस्तावेज लेकर घर से बाहर निकले। ये मामला देशमुख पर लगे वसूली के इल्जामात से जुड़ा है। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने करीब 2.5 महीने पहले रियासत के वजीर आला उद्धव ठाकरे को लिखे खत में इल्जाम लगाया था कि अनिल देशमुख ने ही मुंबई पुलिस से सस्पेंडेड ओहदेदार सचिन वजे को हर महीना 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। इस केस में ईडी की टीम ने करीब 10 से 12 बार मालिकों के भी बयान दर्ज किए हैं। इसके बाद तलोजा जेल जाकर बर्खास्त पुलिस ओहदेदार सचिन वजे का भी बयान दर्ज किया है। दुनिया भर में कोरोना ने हाहाकार मचा रखी है। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 3,68,541 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 3,13,989 लोगों ने कोरोना को मात दी। हालांकि
बीते दिन 7,526 लोगों की कोरोना वबा की वजह से मौत भी हुई। इस बीच ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर तेज होती जा रही है। यहां हफ्ते के रोज 18,270 मुतासरीन की पहचान हुई। इस दौरान 1961 लोग ठीक हुए और 23 लोगों की जान गई। नए मुतासरीन का आंकड़ा पिछले 140 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 6 फरवरी को 18,153 मामले सामने आए थे। दुनिया में अब तक 18 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से करीब 40 लाख की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में फिलहाल 1 करोड़ 15 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस जानवर से आया या चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ, इस पर पिछले कुछ महीनों में ढेर सारी रिसर्च रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। ज्यादातर रिपोर्ट्स में कोरोना वायरस पर दिए गए चीन के डेटा पर सवाल उठाया गया। हफ्ते के रोज एक नई रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है जिसमें चीन में वायरस से जुड़े शुरुआती डेटा पर सवाल खड़े किए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया है कि वुहान में शुरुआती तौर पर सामने आए कोरोना के मरीजों का डेटा गायब कर दिया गया। पहले इस डेटा को ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता था, लेकिन अब इसे पूरी तरह से हटा दिया गया। यह खुलासा अमेरिका के सिएटल के फ्रेड हचिनसन कैंसर रिसर्च सेंटर में वायरोलॉजिस्ट जेसी ब्लूम ने अपनी रिपोर्ट में किया है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में 49,823 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 57,833 लोगों ने कोरोना को मात दी, लेकिन 1,258 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 9,287 की गिरावट दर्ज की गई। पिछले 15 दिनों की बात करें तो मुल्क में 5,37,481 एक्टिव केसेस कम हुए। इससे पहले 10 जून को 11,18,818 एक्टिव केसेस थे, जो बीते दिन घटकर 5,81,104 तक पहुंच गए। दुनिया भर में वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ज्यादातर मुल्क अपने शहरियों को वैक्सीनेशन मुफ्त में मुहैया करवा रहे हैं। अमेरिका में वैक्सीनेशन करवाने वाले लोगों को लॉटरी निकालकर इनाम दिए जा रहे हैं। साथ में लोगों को एनकरेज करने के लिए फ्री बियर भी पिलाई जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन को कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। दुनिया भर का ट्रेंड देखें तो साफ होता है कि जिन मुल्कों में 20% से ज्यादा आबादी को टीका लग चुका और अब भी वैक्सीनेशन जारी है, वहां इन्फेक्शन की अगली लहर नहीं आई। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस इसकी मिसाल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिंदुस्तान ने वैक्सीनेशन के लिहाज से अहम पड़ाव पार कर लिया है। मुल्क के 25 करोड़ 98 लाख लोग यानी 20.95% लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। इनमें से 5 करोड़ 52 लाख को दोनों डोजेज लग चुकी हैं। अब इन्फेक्शन की अगली लहर आने से पहले 70% आबादी को टीके की कम से कम एक डोज जरूरी है। हालांकि मुल्क के अलग अलग एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तीसरी लहर अक्टूबर में आ सकती है। मुल्क में अब तक 31 करोड़ से ज्यादा टीके इस्तेमाल हो चुके हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर में 65 करोड़ टीके और तैयार होंगे, यानी जुमला 96 करोड़ टीके अक्टूबर से पहले इस्तेमाल हो सकते हैं। मुल्क में करीब 85 करोड़ लोग 18 साल के ऊपर के हैं, इसलिए इम्कान है कि मुमकिन है कि अक्टूबर से पहले 18+ के सभी लोग कवर ना हो, लेकिन 70% आबादी को सिंगल डोज मुमकिन है। हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। पिछले सिर्फ 6 महीनों में 4 करोड़ टीके लगे हैं। इतने पहले 1 महीने में नहीं लगे थे। 4 मुल्कों के ट्रेंड से समझिए कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है। पहला, अमेरिका की बात करते हैं। हर 3 महीने बाद इन्फेक्शन की लहर आ रही थी। 20% आबादी को सिंगल डोज लगाने के बाद अब 5 महीने हो गए, इसके बाद कोई लहर नहीं आई। दूसरा नंबर ब्रिटेन का है। हर 3 महीने में इन्फेक्शन की लहर आती रही है। 20% वैक्सीनेशन के बाद नए केसेस गिरना शुरू हुए। तब 65,000 केसेस आ रहे थे, अब 10,000 केसेस आ रहे हैं। इटली, यहां दूसरी लहर 3 महीने, तीसरी लहर 4 महीने बाद आई। 20% वैक्सीनेशन के बाद 3 महीने हो गए, केसेस घट रहे हैं। मुल्क अगले महीने से मास्क फ्री हो सकता है। चौथा, फ्रांस, हर 3 महीने बाद इन्फेक्शन की लहर आई। फरवरी में 20% वैक्सीनेशन पूरा हुआ, उसके बाद 4 महीने हो गए, अब तक नई लहर ने दस्तक नहीं दी। 4 मुल्कों के रिजल्ट
बहुत इंकरेजिंग है, बहुत हौसला अफजा है, लेकिन ब्राजील के ट्रेंड ने दुनिया को तशवीश में डाल दिया है। यहाँ 30% आबादी को पहली डोज लगने के बाद भी चौथी लहर बरकरार है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ब्राजील में इन्फेक्शन की लहर पहले से जारी थी, इसीलिए वैक्सीनेशन का असर अभी नहीं दिखा। दूसरी वजह यह भी है कि वहां चीनी वैक्सीन लग रही है जो कारगर साबित नहीं हुई। फिर भी एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि जुलाई के मिड तक वहां भी केसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क को मुखातिब किया। ये प्रोग्राम मोदी हुकूमत 2 का 25वां और ओवरऑल 78th एपिसोड था। पीएम ने मध्य प्रदेश के बैतूल के एक गांव के लोगों से बात की। लोगों ने उन्हें बताया कि हमारे यहाँ कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इससे मौत हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें भ्रम नहीं फैलने देना है। मैंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं। मेरी मां ने 100 साल की उम्र में वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं। हमारे मुल्क के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी वैक्सीन लगवाइए और बाकियों को भी एनकरेज कीजिए। आने वाले लोग तो अफवाहें फैलाते रहेंगे। जी हमें तो जिंदगी बचानी है, अपने गांव वालों को बचाना है, अपने देशवासियों को बचाना है। और ये अगर कोई कहता है कि कोरोना चला गया तो ये भ्रम में मत रहिए। जी ये बीमारी ऐसी है, ये बहुरूपी वाली है। जी सर। वो रूप बदलती है, नए नए रंग रूप करके पहुंच जाती है। जी और उसमें बचने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बना है, मास्क पहनना, साबुन से बार बार हाथ धोना, दूरी बनाए रखना। और दूसरा रास्ता है इसके साथ साथ वैक्सीन का टीका लगवाना। वो भी एक अच्छा सुरक्षा कवच है, तो उसकी चिंता करिए। देखिए, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। जी आप जानते हैं हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करके वैक्सीन बनाई है। जी सर। साल भर रात दिन इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने काम किया है। और इसलिए हमें विज्ञान पे भरोसा करना चाहिए, वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए। और ये झूठ फैलाने वाले लोगों को बार बार समझाना चाहिए कि देखिए भाई, ऐसा नहीं होता है। इतने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, कुछ नहीं होता है। जी और अफवाहों से मुल्क में डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे के बीच कोरोना वैक्सीन की सप्लाई पर मरकजी हुकूमत ने यू टर्न ले लिया है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया कि इस साल दिसंबर तक उसे वैक्सीन के सिर्फ 135 करोड़ डोज ही मिलेंगे। इससे पहले मई में जब मुल्क भर में वैक्सीन की किल्लत सामने आई थी, तब मरकजी हुकूमत ने दावा किया था कि 31 दिसंबर तक मुल्क के पास 216 करोड़ से ज्यादा डोज होंगे। इससे पहले 13 मई को नीति आयोग के रुकन वी के पॉल ने एक उम्मीद भरा ऐलान किया था। पॉल ने बताया था कि इस साल अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन की 216 करोड़ डोजेस तैयार कर ली जाएंगी। कोई भी वैक्सीन जिसे एफडीए या डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव किया है उसे हिंदुस्तान में आने की इजाजत होगी। पिछली बार हुकूमत ने कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बायो ई सब यूनिट वैक्सीन, जाइडस कैडिला डीएनए, नोवैक्सिस, भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन, जिनोवा बायोफार्मा और स्पुतनिक वी की सप्लाई के बारे में बताया था। लेकिन बीते दिन दाखिल हलफनामे में हुकूमत ने सिर्फ कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बायो ई सब यूनिट वैक्सीन, जाइडस कैडिला डीएनए और स्पुतनिक वी का जिक्र किया। हुकूमत ने मई में कहा कि अगस्त से दिसंबर के बीच हमारे पास कोविशील्ड के 75 करोड़ और कोवैक्सीन के 55 करोड़ डोज होंगे। इस हलफनामे में इनकी डोज भी घटाकर 50 करोड़ और 40 करोड़ बताई गई है। वहीं स्पुतनिक वी की सप्लाई को भी 15 करोड़ 60 लाख से घटाकर 10 करोड़ बताया गया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुल्क में 18 साल से ऊपर की आबादी तकरीबन 93 से 94 करोड़ है। ऐसे में इस आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के लिए 186 से 188 करोड़ डोजेस की जरूरत होगी। इनमें से 51 करोड़ 60 लाख डोज 31 जुलाई 2021 तक रियासतों को दे दी जाएंगी, जिसके बाद पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए 135 करोड़ डोज की ही जरूरत होगी। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की भी जानकारी दी। इसके मुताबिक कोवैक्सीन के बाद जल्द ही एक और स्वदेशी वैक्सीन की एंट्री होने वाली है। 12 से 18 साल की उम्र के ग्रुप के लिए हिंदुस्तानी फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला की वैक्सीन जल्द ही मुहैया होगी।
मुल्क में कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा मुतासिर होने की खबरों के बीच उनके लिए टीके की तैयारियां तेज हो गई हैं। अभी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, फाइजर और जाइडस कैडिला की वैक्सीन मंजूरी पाने के सबसे करीब है। कोविड वर्किंग ग्रुप के सदर डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने इतवार के रोज बताया कि जाइडस कैडिला की वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। जुलाई के आखिर तक ये या अगस्त में हमें 12 से 18 साल उम्र के बच्चों को टीका देना शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर एक स्टडी लेकर आया है। इसमें कहा गया है कि तीसरी लहर देर से आने का इम्कान है। हमारे पास मुल्क में हर किसी के वैक्सीनेशन के लिए 6 से 8 महीने का वक्त है। आने वाले दिनों में हमारा निशाना हर दिन 1 करोड़ डोज लगाने का है। एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन आना मील का पत्थर हासिल करने जैसी कामयाबी होगी। इससे स्कूलों को फिर से खोलने और आउटडोर एक्टिविटी फिर से शुरू करने का रास्ता खुलेगा। गुलेरिया ने यह बात हफ्ते के रोज एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान कही। बच्चों के लिए 3 वैक्सीन आ सकती हैं। उनमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों पर हुए फेज 2 ट्रायल और 3 के ट्रायल के नतीजे सितंबर तक आने की उम्मीद है। ड्रग रेगुलेटर की मंजूरी के बाद उस वक्त के आसपास हिंदुस्तान में बच्चों के लिए टीका आ सकता है। अगर इससे पहले फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो यह भी बच्चों के लिए एक ऑप्शन हो सकता है। एक आला ओहदेदार के मुताबिक जाइडस कैडिला भी जल्द ही अपनी कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोवी-डी को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास अप्लाई कर सकता है। कंपनी का दावा है कि ये वैक्सीन एडल्ट्स और बच्चों दोनों को दिए जा सकते हैं। कोरोना वबा में इम्यूनिटी लफ्ज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ। इम्यूनिटी यानी एक ऐसी कैपेसिटी जो आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, हमारे जिस्म की वो ताकत जो हमें किसी भी वायरस से लड़ने की ताकत देती है। कोरोना के इस दौर में लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के जतन किए। कोई रोजाना कसरत करने लगा तो किसी ने सुबह शाम काढ़ा पीना शुरू कर दिया। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD की रिपोर्ट में एक और खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तानियों ने साल 2020 में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सप्लीमेंट्स और इम्यूनिटी बूस्टर्स पर करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये साल 2019 के मुकाबले लगभग 5 गुना ज्यादा है। इम्यूनिटी बूस्टर यानी वो दवाएं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का दावा करती हैं। इनमें मल्टीविटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड और इसी तरह के बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये दवाएं आपको टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड या पाउडर फॉर्म में दी जाती हैं। इन दवाओं के जरिए आपको विटामिन, मिनरल्स, जिंक और बाकी न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स आपको दिए जाते हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया में सेहत के निज़ाम को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले मुद्दे में शामिल कर दिया है। लोग अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। कोरोना के फैलने का सीधा ताल्लुक जिस्म के इम्यून सिस्टम से है। इम्यून सिस्टम जितना कमज़ोर होगा, वायरस के फैलने का खतरा उतना ज़्यादा होगा। लिहाजा लोगों ने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए जमकर इन ड्रग्स की खरीदारी की है। लोगों में सेहत को लेकर अवेयरनेस और डर दोनों बढ़ा है। इससे भी इन सप्लीमेंट्स की मांग बढ़ी है। कोरोना ने फार्मा कंपनियों की कमाई बढ़ाई है। जून 2020 में ग्लेनमार्क फार्मा ने एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर लॉन्च की थी। कंपनी ने सिर्फ इस दवा से पिछले 1 साल में 975 करोड़ रुपए कमाए हैं। जुमला 1220 करोड़ रुपए की इस दवा की बिक्री हुई है। पिछले 1 साल में रेमडेसिविर की 833 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। इस दवा से सिप्ला ने 309 करोड़ रुपए और कैडिला ने 215 करोड़ रुपए कमाए हैं। एंटीबायोटिक ड्रग एजिथ्रोमाइसिन की 992 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। पिछले 1 साल में इस दवा की बिक्री में 38% का इजाफा हुआ है। हेल्थ सप्लीमेंट रिवाइटल और प्रोटीनेक्स की बिक्री में 52% और 64% का उछाल दिखा। फार्मा कंपनियों ने जो दवाएं सीधे हॉस्पिटल्स को बेची हैं उसे इस रिपोर्ट में नहीं जोड़ा गया। वो जुड़ने के बाद ये आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। फॉर्च्यून मैगजीन के मुताबिक 2020 में ग्लोबल इम्यून हेल्थ सप्लीमेंट मार्केट 1,47,000 करोड़ रुपए का था। 2028 तक इसके
2,30,000 करोड़ रुपए के होने का अंदाजा है। इस दौरान यह मार्केट सालाना 6.6% की रफ्तार से बढ़ सकता है। इन ड्रग्स के लिए सबसे बड़ा मार्केट नॉर्थ अमेरिका है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले टोटल इम्यूनिटी बूस्टर्स ड्रग्स का 36% कंजम्पशन सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में होता है। वहीं आयुष वजारत और वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े का इस्तेमाल करने को कहा था। रिसर्च कंपनी कंतर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में 91% हिंदुस्तानियों ने काढ़े या इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल किया है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।